मैसेज आ गया ना, देखना ज्वाइन आया ना। पैराडॉक्सिन स्टार्ट करने हैं हमें आज। रूबिडॉक्सिन डिस्कस किया था ना। तीन टाइप्स के डिस्कस किए थे पैराडॉक्सिन्स, है ना। Fe2S2, Fe3S4 और Fe4S4, ठीक है। तो जो हमारे पास कल जो हमने डिस्कस किया था रूबिडॉक्सिन, उसमें कोई भी इनऑर्गेनिक सल्फर प्रेजेंट नहीं था। तो जो ये पैराडॉक्सिन्स है, ये रूबिडॉक्सिन से कैसे डिफरेंट है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक सल्फर विल बी प्रेजेंट, ठीक है। सबसे पहला हम लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ Fe2S2। इनके जो फॉर्मूला है जैसे Fe2S2, Fe3S4 है ना, इसमें जो नंबर दिया हुआ है सल्फर का, ये क्या है, किसका नंबर है, इट इज द नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फर प्रेजेंट। इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसमें हमारे पास जो सल्फर ऑफ सिस्टीन है जैसे रूबिडॉक्सिन में प्रेजेंट था वो प्रेजेंट नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट, एंड साथ के साथ इसमें इनऑर्गेनिक सल्फर भी प्रेजेंट होगा। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे होता है, Fe जो हमारे पास ब्रिज बना रहे हैं सल्फर, ठीक है, वो सल्फर हमारे पास दे आर इनऑर्गेनिक सल्फर, ओके, एंड द वंस व्हिच आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल साइड दे आर द ऑर्गेनिक सल्फर, अमीनो एसिड्स का पार्ट है, ठीक है। बोर्ड दिख रहा है। लिख लिया। कल हमने किस स्पिन के बारे में लिखा था, हाई स्पिन है या लो स्पिन है, हाई स्पिन। साइटोक्रोम्स कैसे थे, दोनों का काम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन, बट साइटोक्रोम्स हाई लो स्पिन, ये हमारे पास हाई स्पिन होंगे, ठीक है। इनमें हमने बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है उसके लिए हम एक्टिव साइट पे कभी मेंशन करके नहीं बताते कि ये +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट जब दोनों आयरन एटम्स इसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास पैराडॉक्सिन का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। दे आर 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्टेंट या 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ये नहीं कर सकते। तो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म कैसी होगी, आयरन दोनों +2 में, एक +2 में और दूसरा +3 में, क्योंकि ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की अगर ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से करवा सकते हैं, तो दैट मींस अगर इन्होंने किसी और की रिडक्शन करवा नहीं, अगर अभी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है तो ये क्या करेगा, दूसरे की रिडक्शन करेगा, है नहीं सॉरी, दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बट ये क्या करेगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो या तो ये वाला आयरन एटम एक्सेप्ट करेगा या ये वाला आयरन एटम एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो इनमें से कोई एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म कैसी होगी, सब कुछ सेम होगा, बस एक आयरन +3 में, दूसरा आयरन एटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। एक पॉइंट लिखो, whenever the metal ions
are bridged by whenever the metal ions are bridged by atoms like oxide या सल्फाइड, ऑक्साइड या सल्फाइड, antiferromagnetic coupling occurs. Antiferromagnetic coupling occurs. Okay. तो इनके स्पिन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि जो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ फेराडॉक्सिन Fe2S2 इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ फेराडॉक्सिन इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो उसके लिए आप कैसे करोगे, पहले एंटीफेरोमैग्नेटिक कपलिंग से हम उसका ओवरऑल स्पिन निकालेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या है, हमारे पास दोनों आयरन +3 में प्रेजेंट है और दोनों हाई स्पिन में प्रेजेंट है। तो हमारे पास सिस्टम कैसा हो जाएगा, D5 सिस्टम। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, आयरन 3 है ना, तो +D5 सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबकी स्पिन को क्लॉकवाइज रखोगे, क्योंकि एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग प्रेजेंट है, तो बाकी सारी स्पिन्स कैसी हो जाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी स्पिन के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है Fe2S2 का, दैट विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर, है ना। ऐसी रिड्यूस्ड फॉर्म चेक करो। कैसी आएगी रिड्यूस्ड फॉर्म, पैरामैग्नेटिक। स्पिन कितनी आ रही है, हाँ 1/2 या 1 हाफ आएगी, है ना। एक +3 में दूसरा +2 में है ना। स्पिन एक की बचेगी, आयरन +3 की या +2 की, +3 पे स्पिन बचेगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, दे प्ले अ रोल इन, फेराडॉक्सिन्स प्ले रोल इन, फेराडॉक्सिन्स प्ले रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, play role in electron transfer during photosynthesis, electron transfer during photosynthesis. So as we have said कि जो फेराडॉक्सिन्स हैं या रुबिडॉक्सिन्स हैं, उनका काम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, एक स्पीशीज की रिडक्शन दूसरी स्पीशीज की ऑक्सीडेशन, है ना। आपको पता, आपने जिसने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फोटोसिंथेसिस में Z स्कीम पढ़ी होगी, पढ़िए Z स्कीम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होता है फोटोसिंथेसिस में, इस तरह से एक स्कीम बनती है, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम फोटोसिंथेसिस करेंगे बायोऑर्गेनिक में तब मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो यहाँ हमारे पास फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होता है एंड हियर समवेयर हियर फोटोसिस्टम 1 इज प्रेजेंट, है ना। और ये ऐसे जाती है स्कीम। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ से फ्लो करके इधर जाते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे और स्पीशीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली इस फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना होता है इस फोटोसिस्टम 1 में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तब फोटोसिंथेसिस में तब जाके हमारे पास क्या होगा, फोटोसिस्टम और कुछ भी नहीं, क्लोरोफिल ही है। ठीक है, दीज आर बेसिकली ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल्स, बहुत सारे क्लोरोफिल्स इकट्ठे होकर फोटोसिस्टम बनाएंगे। ठीक है, तो एक क्लोरोफिल से, एक फोटोसिस्टम से दूसरे फोटोसिस्टम के लिए यहाँ पे काफी सारे रिडॉक्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक हमारे पास फेराडॉक्सिन है। ठीक है, ऐसे ही और होते हैं प्लास्टोसाइलिन, प्लास्टोक्विनोन, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट फेराडॉक्सिन्स बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का रोल आता है वो किसमें आता है, फेराडॉक्सिन्स का फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर हो रहा है वाया फेराडॉक्सिन्स। ठीक है, इसको ड्रॉ नहीं करना, स्टेटमेंट लिख ली, समझ लेना बस वो। नेक्स्ट लिखो Fe3S4, Fe3S4।
इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यूब आता है सबको बनाना, क्यूब के एक कॉर्नर पे हमारे पास आयरन प्रेजेंट होगा, दूसरे कॉर्नर पे सल्फर। पहले बनाना था, मैं बना लूं फिर आप बनाना, ठीक है। इस तरह से उसके बाद फिर हर आयरन सल्फर के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। सल्फर देन आयरन, सल्फर आयरन, इस तरह से होता है हमारे पास क्यूब, ठीक है। इन सबको ज्वाइन कर दो आपस में। अब हमने कितने आयरन एटम्स लिखे हैं, 3, इसमें कितने प्रेजेंट है, 4। तो हम रैंडमली किसी भी एक पोजीशन से आयरन को रब करके वहां से रिमूव कर देंगे, 3 आयरन है, उसके जितने भी बॉन्ड्स थे उन सबको भी रिमूव कर देंगे, समझ गए, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब ये जो सल्फर प्रेजेंट है इन बिटवीन द 2 आयरन एटम्स, दे आर इनऑर्गेनिक सल्फर। और फिर आगे हर एक आयरन एटम किसके साथ कनेक्टेड होगा, ऑर्गेनिक सल्फर के साथ, सल्फर ऑफ सिस्टीन। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। कर लो, क्लियर है ना सबको कैसे ड्रॉ करना है। Fe3S4, sulfur 4 indicates number of inorganic sulfurs, ठीक है। ठीक है, ये इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, तो रिड्यूस्ड फॉर्म कैसा हो जाएगा, आयरन एटम्स +3 में कितने होने चाहिए, रिड्यूस्ड फॉर्म में 2, एक ही इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन या एक इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन। तो फिर तीनों में से कोई एक आयरन एटम ही अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा, तो 2 आयरन +3 में हो जाएंगे और एक आयरन +2 में हो जाएगा। स्पिन फाइंड करो जल्दी से इसका, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म भी चेक करो, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, और रिड्यूस्ड फॉर्म भी चेक करो। क्या आएगी स्पिन, 5/2, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एक आयरन एटम दूसरे आयरन एटम की स्पिन को ही कैंसिल कर सकता है, तो इससे तो हमारे पास स्पिन 0 हो गई, पर ये वाली स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5/2। तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ Fe3S4 will be paramagnetic due to spin 5/2। मैम ये ऑक्सीडाइज फॉर्म के लिए निकाला है ना, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के लिए मैंने कर दिया, जिसमें तीनों आयरन +3 में प्रेजेंट है। अब आप इसके लिए करो रिड्यूस्ड फॉर्म में, जिसके लिए 2 आयरन +3 में है और एक आयरन +2 में। क्या आएगी स्पिन,
क्या हुआ? आपका क्या हुआ? टू आ रही हूँ। हाँ जी गुरप्रीत, कितनी आएगी स्पिन? 2। हाँ 2 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आयरन +3 और आयरन +3 की तो कैंसिल हो ही जाएगी। बचा हमारे पास आयरन +2 D6 इस पर बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर कर जाएंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच रहे होंगे इसमें। ऐसे ही हुआ है ना सबके साथ, है ना। स्पिन कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है। तो हाँ, जहां पर भी आपके पास कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा, ESR के बारे में पता है ना। जो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दे ESR इनएक्टिव, और पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो ESR एक्टिव होते हैं। ठीक है। तो जहां जहां आपने पैरामैग्नेटिक किया है वहां पे ESR एक्टिव कर लो। ये भी हमने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस पूरा आपका चैप्टर है, यूनिट है एग्जाम में। ठीक है। ESR एक्टिव एंड दिस विल बी ESR इनएक्टिव। ठीक है। सो दिस इज डन विद फेरेडॉक्सिन्स, वी आर ओवर। नेक्स्ट लिखो नाइट्रोजनेज एंजाइम। नेक्स्ट टॉपिक नाइट्रोजनेज। एक मिनट मैम, क्लियर करियो इनएक्टिव किਵੇਂ होया है। सॉरी, ये वाला एक्टिव हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक आया था ना। एक्टिव एक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। बाकी सबका भी घर पे कर देना। ठीक है। जहाँ लिखना ही है बस, जहाँ डायमैग्नेटिक है वहां पे इनएक्टिव, पैरामैग्नेटिक एक्टिव कर देना। ठीक है। नेक्स्ट लिखो नाइट्रोजनेज एंजाइम। Write down the enzyme nitrogenase. The enzyme nitrogenase is used for fixation of nitrogen. The enzyme nitrogenase is used for fixation of nitrogen. By next point, by nitrogen fixation. By nitrogen fixation, we mean to convert nitrogen gas into ammonia. नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनिया। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम किसमें यूज होता है? एटमॉस्फेयर में हमारे पास 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होता है, पर प्लांट्स उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, है ना। दे हैव टू कंज्यूम इट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? अमोनिया गैस में, ताकि प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। और वो काम कौन करता है? एंजाइम नाइट्रोजनेज। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया गैस। ठीक है। इसको लिखो, देयर आर 2 प्रोसेसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। 2 प्रोसेसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। Number 1, biological process. Number 1, biological process. Second लिखो Haber process. नाम सुना है सबने? Haber process. It is basically the commercial method of preparation of ammonia. Commercial का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल, है ना। लार्ज स्केल में कैसे प्रोड्यूस होता है अमोनिया। ठीक है। पहले हम हैबर प्रोसेस लिखेंगे। हैबर प्रोसेस में आर्टिफिशियल प्रोसेस हो गया हमारे पास, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो रिएक्शन ऊपर लिखी है सेम रिएक्शन आएगी आपके पास। नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आप क्या यूज करते हो? कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट होता है हैबर प्रोसेस में? आयरन एंड मॉलिब्डेनम। ठीक है। आयरन हमारे पास क्या होता है? ये कैटलिस्ट होता है। ठीक है। और मॉलिब्डेनम इट एक्ट्स एज अ promoter. Okay. Molybdenum acts as a promoter. उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में बोलेंगे।
सॉरी, उसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस में बोलते हैं, ठीक है, कोफैक्टर। प्रमोटर का मतलब क्या होगा, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते है ना, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा दे। कैटलिस्ट ने रिएक्शन को स्पीड अप तो करना ही है, पर उसको और ज्यादा इनहांस कौन करेगा, मॉलिक्यूल, ठीक है। टेम्परेचर इसके लिए हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, 450 to 500 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड। नंबर एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ऐसे याद रखना, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज रिक्वायर्ड। एक्सोथर्मिक होता है प्रोसेस या एंडोथर्मिक, एंडो क्यों होगा, हाँ, तो टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, पर वो डिपेंड करता है ना बाद में एनर्जी रिलीज होती है नहीं। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होंगे, ऐसा नहीं होगा कि हर रिएक्शन जिसको आप टेम्परेचर दे रहे हो उसका मतलब वो एंडोथर्मिक ही है, ठीक है। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर आप हीट कर रहे हो, मतलब आप यहाँ पे एनर्जी दे रहे हो, मान लो यहाँ पे 50 यूनिट्स दे रहे हो, ठीक है। मान लो बनने के बाद अमोनिया इतना ज्यादा स्टेबल बन गया, जो एक्चुअली में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कैसे पता लगता है, अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स तो एनर्जी रिलीज करेगा, यही होता था ना वो। तो फिर मान लो अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इतना ज्यादा स्टेबल है कि उसके बनने के बाद जो चीज बहुत स्टेबल होगी, ऑब्वियसली उसकी एनर्जी कम होगी, और सिस्टम की एनर्जी कम कैसे होगी, जब वो एनर्जी को रिलीज कर देगा। तो हो सकता है यहाँ पे 100 यूनिट एनर्जी रिलीज हुआ हो, तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। विद डेल्टा एच वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, माइनस में आ जाएगी ना वो हमारे पास, ठीक है। तो फिर ऐसा हमें देख के हम रिएक्शन को नहीं बोल सकते कि टेम्परेचर दे रहे हैं तो फिर ये एंडोथर्मिक, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इवन इफ क्या है, आपको क्यों देना पड़ रहा है यहाँ पे हीट सिस्टम को, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल है, इनर्ट बोलते हैं ना इसको हम। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इट विल बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स। बट उसके बाद जब अमोनिया बनेगा, दैट इज अ हाईली स्टेबल प्रोडक्ट, इतना स्टेबल होगा कि फिर ओवरऑल नेट एनर्जी रिलीज ही होगी। तो हेबर प्रोसेस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। विद डेल्टा एच वैल्यू भी लिख लो, -50 किलो जूल्स पर मोल। इसका ना ड्रॉइंग कर लो आप वैसे, ताकि आपको याद रहे एक्सोथर्मिक है। ग्राफ ड्रॉ करो एक, यहाँ पे लिखो एनर्जी एंड हियर राइट डाउन रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहाँ वर्डिंग्स करते हैं हम, टू शो व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या था यहाँ पे, नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ H2। देखो कैसे होगा प्रोसेस हमारे पास, कुछ इस तरह से, ठीक है। हमारे पास 3 बॉन्ड्स थे, ठीक है, हम एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन, फिर हम दूसरा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड फिर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, पहला इंटरमीडिएट NH डबल बॉन्ड NH, दूसरा इंटरमीडिएट NH2 और फिर लास्ट पे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो इसका लेवल इससे कम है, ये क्या शो कर रहा है कि इसकी एनर्जी कम है, ठीक है। तो जिसकी एनर्जी कम, उस वो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। सो ओवरऑल तो प्रोसेस यहाँ से यहाँ गया है ना, इसकी एनर्जी ज्यादा थी रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, तो वो एनर्जी को रिलीज करके ही कन्वर्ट होगा। लिख लिया, लिखिए, नेक्स्ट लिखो, activation energy is required
for Haber process. Activation energy is required for Haber process. ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी लगेगी पर बाद में एनर्जी रिलीज होगी. सेकेंड प्रोसेस देखो, बायोलॉजिकल प्रोसेस. बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब नेचर में कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है. कैसे होती है पता है किसी को? नाइट्रोजनेस तो करवाएगा, पर नाइट्रोजनेस कहाँ प्रेजेंट होता है? ये एंजाइम क्या प्लांट्स में प्रेजेंट होता है? लेग्यूम्स में. हाँ, है ना. कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर भी प्रेजेंट होता है, बट ज्यादातर क्या होते हैं जो हमारे पास लेग्यूमिनस प्लांट्स, एग्जांपल हाँ सोयाबीन एंड पीज वगैरह, है ना. तो क्या होता है, उनकी जो रूट्स होती है उसके अंदर यहाँ पर रूट्स के अंदर यहाँ पे रूट नोड्यूल्स, मतलब वो जो छोटे छोटे पोर्स होंगे रूट्स के अंदर, उनके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है राइजोबियम. ठीक है, राइजोबियम is the bacteria which is present in the root nodule of plants, and this bacteria it contains the enzyme nitrogenase. ठीक है, और तो इसका मतलब क्या है, प्लांट्स नहीं कर पाते हैं सीधा नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट, उनके लिए कौन करके देगा? बैक्टीरिया करके देगा ये काम उनके लिए, है ना. उसके अंदर नाइट्रोजनेस प्रेजेंट है, वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, फिर जाके अमोनिया कौन एब्जॉर्ब करेगा? प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है, तो इसके बदले में राइजोबियम को क्या मिलता है? प्लांट से फूड एंड शेल्टर. ऐसी एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन. की बैक्टीरिया प्लांट की हेल्प कर रहा है, प्लांट बैक्टीरिया की हेल्प करता है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन. ओके, लिखो. Nitrogenase enzyme is present in the root nodules of leguminous plants. ठीक है, the bacteria helps plants to convert nitrogen into ammonia. ब्रैकेट में लिख लो नाइट्रोजन फिक्सेशन. and in return the plants provide food and shelter to the bacteria. This type of association in between the two living organisms, is called symbiotic association. लिखिए सबने. अब एग्जाम में एक बार क्वेश्चन कहाँ से आया था, जब हम हेबर प्रोसेस में नाइट्रोजन से अमोनिया बनाते हैं तो वहां पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं? 6, है ना. 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटम 6 यूज हो रहे हैं. बट वो हेबर प्रोसेस का नहीं आया था, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस का आया था. बायोलॉजिकल प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, वी हैव टू कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अमोनिया. तो वी यूज हाउ मेनी, मतलब ये होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसा मेथड होता है कि वो 8 प्रोटॉन्स यूज करेंगे, साथ में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. यहाँ मैं मैग्नीशियम क्यों लिख रही हूँ, उसकी एक्टिव साइट में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, ATP. ठीक है, ATP क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करता है बस रिएक्शन के लिए, ऐसे याद रखो. ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास 2 मोल्स अमोनिया बन जाएंगे. ठीक है, और साथ में कितने हाइड्रोजन बचे? हाँ, तो हमारे पास H2 विल बी फॉर्म, हाइड्रोजन गैस साथ में
मतलब जब भी बायोलॉजिकल प्रोसेस में अमोनिया बनता है तो अमोनिया के साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एटीपी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी, ठीक है। प्लस इनऑर्गेनिक सल्फर कितने रिलीज हो जाएंगे यहाँ से, 16। ये ट्राइफॉस्फेट है ऐसे आप, तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, डाइफॉस्फेट में, तो उतने फॉस्फोरस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू कैरी आउट nitrogen fixation in biological process. So that is 8 protons and 8 electrons. क्या हुआ, वो 6 ट्राइफॉस्फेट है ना, 3 ट्राइफॉस्फेट, तो वो डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हर एक से एक एक फॉस्फोरस रिलीज होगा। ऊपर मान लो 3 है तो नीचे 2 रह गए ना, 1 निकल जाएगा, तो ऊपर 16 थे ना, तो 16 रिलीज। अगर तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, तो आपको पता है 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन, हैबर प्रोसेस कराएगा तो 6 पर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात कर रहा है या हेबर की, अपनी तरफ से मान के चलना है कि ही टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो उसके लिए फिर 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स ही करना आंसर, ठीक है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट लिखो 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनेस आर फाउंड, 3 types of nitrogenase are found. Number 1, iron molybdenum nitrogenase, iron molybdenum nitrogenase. Second, vanadium nitrogenase, vanadium nitrogenase, and third, iron nitrogenase. ठीक है, तो ये 3 टाइप्स का मतलब क्या हो गया हमारे पास कि एक्टिव साइट में ये 3 मेटल प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर तो मान लो अब इसमें क्या है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने हमेशा प्रायोरिटी इसको देनी है, ठीक है, कि एक्टिव साइट में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, आयरन मॉलिब्डेनम नाइट्रोजनेस, ठीक है। अगर वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनेस आर प्रेजेंट, क्या वेनेडियम नाइट्रोजनेस एग्जिस्ट करता है, क्या आयरन नाइट्रोजनेस एग्जिस्ट करता है, तो आपने तब आपके पास ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। मान लो वो एक्टिव साइट में पूछ रहा है कि क्या प्रेजेंट है, आयरन है, मॉलिब्डेनम है, ठीक है, वेनेडियम है या आयरन मॉलिब्डेनम है, तब आपने हमेशा इसको सही करना है। समझ रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है। तीनों नाइट्रोजनेस एग्जिस्ट करते हैं, ये ज्यादा अबंडेंट है, ज्यादा मेजॉरिटी में यही वाला नाइट्रोजनेस सिस्टम्स में प्रेजेंट होता है। तो मान लो कहीं पे ऐसा ऑप्शन आ रहा है ऑल, तो उसको भी ठीक मत करना, क्यों, क्योंकि एक ही उसमें सारे नहीं हो सकते ना, ठीक है। एक ही सिस्टम, एक ही नाइट्रोजनेस सिस्टम में सारे एक्टिव साइट में प्रेजेंट नहीं हो सकते, एक सिस्टम में नाइट्रोजनेस में यही वाले हो सकते हैं ना, तो वो एक की बात करेगा तो आपने इसी को सही करना है, ठीक है ना। और टाइप्स पूछा जाए तो सारे टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं, हाँ वेनेडियम नाइट्रोजनेस भी एग्जिस्ट करता है, आयरन नाइट्रोजनेस भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो दीज आर टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनेस। नेक्स्ट लिखो कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजनेस, कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजनेस। नंबर 1 आयरन प्रोटीन, नंबर 1 आयरन प्रोटीन, number 2 cofactor, number 1 iron protein, second cofactor. Iron protein is also called as P cluster, and the metal present in cofactor can be vanadium, iron or molybdenum. ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। सबसे पहले पी क्लस्टर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। पी क्लस्टर में सिर्फ आयरन ही प्रेजेंट होगा, ठीक है।
ये कर लोगे ना ड्रॉ। क्यूब में एक कॉर्नर पे आयरन रखना है, क्यूब के दूसरे कॉर्नर पे सल्फर रखना है, ठीक है, ऑल्टरनेट हो गया आयरन सल्फर आयरन सल्फर, ठीक है। इसी तरह से दूसरे केस में भी दो आपने ऐसे क्यूब्स ड्रॉ करने हैं। ये आपके ये जो है ना ये भी सिस्टीन, ठीक है, ये भी सिस्टीन के है। तो इनऑर्गेनिक सल्फर नाइट्रोजनेज में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, वो सिर्फ पैराडॉक्सिन्स में होंगे। इनमें ब्रिजिंग में भी कौन से सल्फर एटम प्रेजेंट होंगे? ऑर्गेनिक। कर लिया ड्रॉ सबने? नेक्स्ट लिखो स्ट्रक्चर ऑफ एक मिनट। कोफैक्टर। नहीं मैं रब नहीं कर रही हूँ, ऊपर ड्रॉ करो। नेक्स्ट लिखो स्ट्रक्चर ऑफ कोफैक्टर। इसमें आप इनऑर्गेनिक सल्फर किसको बोलते हो? जैसे मान लो ये वाला जो सल्फर है ना ये अमाइनो एसिड का है, ठीक है, सिस्टीन अमाइनो एसिड होती है, उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम बोले जो सिंपल अकेला ही सल्फर प्रेजेंट है, उसमें यहाँ मेटल के साथ बॉन्ड है, इसमें भी मेटल के साथ, तो ये हो गया इनऑर्गेनिक, ठीक है। पर अगर कोई ऐसा सल्फर हो जिसमें मेटल सल्फर मेटल और ये फिर सल्फर आगे किसी रिंग का पार्ट हो, इस तरह से, जो भी मुझे सिस्टीन का स्ट्रक्चर नहीं पता पर ऐसा सब कुछ होगा, ठीक है। सल्फर के साथ आगे क्या कनेक्टेड होगा? ऑर्गेनिक पार्ट, कार्बन हाइड्रोजन, तो इसको आप ऑर्गेनिक सल्फर बोलोगे। इसको मैं सारा ड्रॉ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ ऐसे लिख देती हूँ ब्रैकेट में कि ये सिस्टीन का सल्फर है। सिस्टीन अमाइनो एसिड का, चाहे एक बार स्ट्रक्चर चेक कर लेना, उसमें आपको हाइड्रोकार्बन चेन मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या अकेला सल्फर प्रेजेंट है, तो इट इज इनऑर्गेनिक सल्फर। क्लियर है? यस मैम। कौन सा? रिंग के अंदर हाँ ये इनऑर्गेनिक, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक ही है। मैं इसी को देख के बोल दिया था मैंने आपको, ठीक है। ये वाले तो इनऑर्गेनिक है, ये आयरन और दो आयरन एटम्स के बीच में सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है, ये उसके नहीं होंगे। नेक्स्ट लिखो स्ट्रक्चर ऑफ कोफैक्टर।
जो हमारे कॉर्नर के आयरन एटम्स होंगे ना वो मॉलिब्डेनम के साथ कनेक्टेड होंगे, कोफैक्टर में प्रेजेंट है ना मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो जो हमारे कॉर्नर पे आयरन एटम्स प्रेजेंट होंगे वो मॉलिब्डेनम के साथ कनेक्टेड होंगे वाया सल्फर ब्रिजेस, ठीक है। ये नाइट्रोजन यहाँ पे अटैच करके, ऐसे नहीं कि इसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, ये अटैच करके हमने इसलिए दिखाया कि यहाँ पर फिर नाइट्रोजन की कन्वर्जन होगी इनटू अमोनिया, ओके। और जितने भी यहाँ पे आयरन एटम्स बच रहे हैं उनके साथ सल्फर सिस्टीन का कनेक्टेड होगा, ठीक है। सबके साथ सल्फर ऑफ सिस्टीन। करिए सबने ड्रॉ, ठीक है। तो नाइट्रोजनेज हो गया हमारे पास खत्म ये। नेक्स्ट हम करेंगे फेरेटिन और ट्रांसफेरेटिन। मैंने शायद फर्स्ट क्लास में बताया था क्या होता है फेरेटिन ट्रांसफेरेंट, बताया था आयरन, है ना, बताया था ना। तो जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन था जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है बॉडी के अंदर, वैसे ही ट्रांसफेरेंट आयरन की ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा बॉडी के अंदर। जैसे मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता था वैसे फेरेटिन आयरन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो ट्रांसफेरेंट एंड फेरेटिन, ट्रांसफेरेंट एंड फेरेटिन। पहले समझ लेते हैं फिर हम लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो वट एवर फूड विच वी आर इन टेकिंग, लाइक एप्पल के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है ना, वो उन सब फॉर्म्स में हर एक फूड में आयरन प्रेजेंट होता है, हम उसे कंज्यूम करते हैं बट उसमें आयरन प्रेजेंट होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो दैट मीन्स स्टमक के अंदर जब आयरन पहुंचेगा वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ट्रांसफेरेंट का काम क्या है, आयरन की ट्रांसपोर्टेशन करवाना। इसका मतलब वो ट्रांसपेरेंट आयरन को कहीं ना कहीं लेकर जा रहा है, कहाँ लेके जाएगा, जहां पे उसको आयरन को हमें स्टोर करके रखना है ना, ताकि अब बाद में कभी अगर डेफिशिएंसी होती है आयरन की तो हम आयरन को वहां से यूज कर सके। और दूसरी आयरन की रिक्वायरमेंट होती ही है बॉडी में डे टू डे, वाई फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट है, तो अगर आयरन नहीं होगा हमारी डाइट में तो हीमोग्लोबिन की ऑटोमेटिकली डेफिशिएंसी आएगी। और साइटोक्रोम्स में भी आयरन प्रेजेंट था, हीमोग्लोबिन का काम था ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करना, तो उसके लिए भी हमें आयरन को कंज्यूम करना पड़ता है, उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि उसको हीमोग्लोबिन को बाद में बनाया जा सके, है ना। बॉडी में कंटिन्यूसली प्रोडक्शन हो हीमोग्लोबिन का। साइटोक्रोम्स में भी आयरन प्रेजेंट है ना। ऐसे ही हमारे पास आयरन सल्फर प्लांट्स के अंदर आयरन सल्फर प्रोटीन्स के लिए भी आयरन चाहिए। तो बेसिकली ट्रांसफेरेंट का काम क्या होगा, आयरन को स्टमक से वहां लेके जाना जहां पे आयरन को स्टोर करके रखा जा सकता है। अब आयरन कहाँ स्टोर होता है, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स हैं जहां पे आयरन स्टोर होगा, एक तो बोन मैरो, लिवर के अंदर हो सकता है, स्प्लीन के अंदर हो सकता है। ऐसे कुछ जगह होगी बॉडी में जहां पे इसको स्टोर करके रख सकता है। फेरेटिन सिर्फ वही प्रेजेंट होगा। फेरेटिन का ही काम है ना आयरन की स्टोरेज करके रखना, ठीक है। पर जो ट्रांसफेरेंट है बॉडी के अंदर प्रेजेंट, वो आयरन के साथ बाइंड कर सकता है, बट वो किसके साथ बाइंड कर सकता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। वो +2 के साथ बाइंडिंग नहीं कर सकता। तो दैट मीन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बॉडी के अंदर आयरन +2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ताकि जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट है वो आयरन के साथ बाइंड करे और फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन करवा दे। तो ये कौन करता है, दैट इज द रोल ऑफ सेल्यूप्लाज्मिन, ठीक है। सेल्यूप्लाज्मिन हमारे पास एक प्रोटीन होगा बेसिकली जो कन्वर्ट कर देगा +2 से उसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसमें हमारे पास कॉपर प्रेजेंट होता है एक्टिव साइट में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जो ट्रांसफेरेंट है दैट विल बाइंड विद आयरन +3, ठीक है। तो इसके साथ ट्रांसफेरेंट बाइंड करेगा, इसको कहां तक लेके जाएगा,
हाँ, जो भी ऑर्गन्स है जैसे बोन मैरो में, और बोन मैरो में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, इट विल हैव फेरिटिन, है ना। अब क्या होगा हमारे पास, ट्रांसपेरेंट आयरन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्ट्रांगली बाइंड करता है, तो जब वो बोन मैरो में जाएगा वो उसको रिलीज नहीं करेगा, प्लस 3 ऑक्सीडेशन रिलीज करेगा तभी फेरिटिन उसको एब्जॉर्ब करेगा, बट क्योंकि प्लस 3 के साथ उसने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हुआ है, स्ट्रांगली बाइंडेड है, तो वो उसको ऐसे रिलीज नहीं कर सकता। तो इस वजह से क्या होगा, जब वो बोन मैरो में पहुंचेगा तो बोन मैरो के अंदर पहले, सबसे पहले क्या होगा, फेरिटिन एब्जॉर्ब बाद में करेगा, पहले आयरन प्लस 3 को फिर से किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास, इसका हम इसको प्रोटीन से लिख देंगे एक बार, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ प्रोटीन्स होंगे जो उसको प्लस 3 से प्लस 2 में कन्वर्ट करेंगे, तो बोन जो ट्रांसफेरिन है उसको रिलीज कर देगा। अब फेरिटिन ने आयरन को बाइंड करना है, बट वो भी किस में बाइंड कर सकता है, प्लस 3 ऑक्सीडेशन, दोनों, चाहे ट्रांसफेरिन हो चाहे फेरिटिन हो, दोनों के दोनों उसके साथ प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही बाइंड करते हैं। तो इसका मतलब ये हमने क्यों कन्वर्ट किया, ताकि ट्रांसफेरिन आयरन को रिलीज कर दे। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऊपर लिखती हूँ मैं, ठीक है। ट्रांसफेरिन विल release iron in +2 oxidation state. Now this particular iron, it should be again converted into +3 oxidation state. इसके लिए हमारे पास फेरियो ऑक्सीडेजेस एंजाइम होंगे, ठीक है। फेरियो ऑक्सीडेजेस नाम से पता चल रहा है, फेरी रिटेन्स फॉर आयरन, ऑक्सीडेज मतलब उसकी ऑक्सीडेशन करना। अब आयरन +3 कौन एब्जॉर्ब कर लेगा बोन मैरो के अंदर, फेरिटिन। फेरिटिन इसको क्या करके रख लेगा, स्टोर, सो दैट व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम्स, तब इसको यूज किया जा सके। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। लिखो नंबर 1, ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन, the function of transferrin is iron transfer, is iron transfer from stomach, iron transfer from stomach to bone marrow, iron transfer from stomach to bone marrow, where iron can be used, where iron can be used for the synthesis of, where iron can be used for the synthesis of hemoglobin, myoglobin, cytochromes, cytochrome P450, hemoglobin, myoglobin, cytochrome P450, and catalases. पहले ये स्कीम ड्रॉ कर लो, ठीक है, उसके बाद में आपको लिखवा दूं, ठीक है।
आप यहाँ से कितने बजे फ्री होते हो? ऑर्गेनिक में क्या चल रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री में? लिख लिया? स्कीम ड्रॉ कर ली सबने? देखो the food which we intake contains iron. The food which we intake contains iron in +2 oxidation state. The food which we intake contains iron in +2 oxidation state, but transferrin binds with iron, in +3 oxidation state. So first iron bracket में लिखो +2 needs to be converted into iron +3 oxidation state. to iron bracket में लिख दो +3 और उसके बाद नीचे लिख दो iron +2 arrow iron +3 arrow के ऊपर लिख दो सेरियोप्लाज्मिन. ठीक है? नीचे लिखो the conversion occurs with the help of cereoplasmin that is a copper containing protein. Cereoplasmin that is a copper containing protein. ठीक है? Now iron +3 binds to transferrin, which carries iron to bone marrow. The transferrin cannot release iron bracket में लिखो +3 since it is strongly binded to it. नीचे लिखो iron +3 arrow +2. ठीक है? नीचे लिखो इसके. So iron +3 is converted to +2 with the help of certain proteins. So iron +3 is converted to iron +2 with the help of certain proteins, and transferrin will release iron +2. ठीक है? बस अब इसके नीचे लिखो हेडिंग फेरिटिन. Function of ferritin is the storage of iron. Whenever iron is required for the synthesis of hemoglobin, myoglobin, etc. Iron is released by ferritin. In ferritin, iron is present in
In ferritin, iron is present in +3 oxidation state. In ferritin, iron is present in +3 oxidation state. Next point, transferrin released iron. Transferrin released iron in +2 oxidation state. In +2 oxidation state, which is converted into +3 oxidation state, which is converted into +3 oxidation state by ferrioxidases enzyme. By ferrioxidases enzyme. Clear? Last slide. Transferrin released iron in +2 oxidation state, which is converted to +3, by ferrioxidases enzyme. By ferrioxidases enzyme. ठीक है? इसके नीचे देखो, ferritin comprises of 2 parts. Ferritin comprises of 2 parts. Number 1, apoferritin. Apoferritin and the iron core. Apoferritin and the iron core. Next point, apoferritin contains 24 proteins. 24 proteins, each with 175 amino acids. It contains 24 proteins, each with 175 amino acids. These proteins form a hollow sphere. These proteins form a hollow sphere with 100 angstrom diameter. With 100 angstrom diameter, having 8 hydrophilic and 6 hydrophobic channels. Iron, next point, the iron enters ferritin. Through hydrophilic channels. And is released via hydrophobic channels. Next लिखो, iron core comprises of, 2 parts लिखे ना, apoferritin और iron core. Ferritin के बारे में लिखा, अब लिखो, the iron core comprises of 4500. The iron core comprises of 4500 iron +3 oxidation state, iron bracket में +3 atoms या ions. Iron core comprises of 4500 iron ions. ठीक है, देखो इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो फेरिटिन का काम क्या है, आयरन को स्टोर करके रखना. तो उसके लिए हमने क्या बोला कि जो फेरिटिन है, फेरिटिन का काम क्या है, आयरन को स्टोर करके रखना. तो ये किससे बना हुआ है, एपोफेरिटिन से और फेरिटिन से. एपोफेरिटिन के बारे में क्या लिखा हमने, इट इज अ hollow sphere which is having a diameter of about 100 angstrom. It comprises of somewhat about 8 hydrophilic channels and 6 hydrophobic channels. तो मान लो ये मैंने इस तरह से हाइड्रोफिलिक चैनल, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हो गया, वाटर loving. और हाइड्रोफोबिक will be
वाटर रिपेलिंग इन नेचर। तो हमने क्या बोला, जो हमारे पास चैनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली चैनल्स का काम क्या है, फेरेटिन का काम क्या था, आयरन को स्टोर करके रखना, तो उसके लिए आयरन उसके अंदर आना चाहिए, यही होगा हमारे पास। तो उसके लिए एंट्री के लिए हमारे पास चैनल्स एक तरह से गेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 8 हाइड्रोफिलिक चैनल्स हैं, जहां से हमारे पास क्या होगा, आयरन कोर एंटर करेगा। आयरन कोर क्या था, इसको भी हम एक तरह से फेरेटिन का पार्ट मान के चलते हैं, क्योंकि ये जब इसके एंटर कर जाएगा अंदर, तो इसी के अंदर प्रेजेंट होगा ना आयरन कोर फेरेटिन के अंदर। इसमें क्या है, नथिंग बट 4500 आयरन एटम्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ से आयरन एंटर करेंगे हाइड्रोफिलिक चैनल से, और जब इन्हें रिलीज होना होगा तो वो हाइड्रोफोबिक चैनल से बाहर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल है, स्ट्रक्चर सिंपल है ना, क्लियर है सबको। तो ये हमारे पास हो गए फेरेटिन और ट्रांसपेरेंट कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कॉपर प्रोटीन्स। क्या क्या किया हमने अभी तक, वो प्रोटीन्स के जिनका काम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज का था, है ना, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और हीमो एरिथ्रिन और हीमोसाइलिन, तो वो आपका एक टॉपिक बनता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन्स किए, साइटोक्रोम्स 3 टाइप के डिस्कस किए, साइटोक्रोम P450 एंड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साथ के साथ कैटलेज भी डिस्कस किया वहां पे, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन थे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में और कौन से किए, आयरन सल्फर प्रोटीन्स, वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, साइटोक्रोम्स, दे आर प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड, है ना। पर जो हमारे पास ये है Fe सल्फर, आयरन सल्फर, वो सिर्फ प्लांट्स में या बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट था। रुबरडॉक्सिन बैक्टीरिया में था और आयरन सल्फर प्लांट्स में, सॉरी फेरेडॉक्सिन प्लांट्स में। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा, नाइट्रोजनेज एंजाइम पढ़ा, उसका रोल डिस्कस किया, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। और फिर हम आयरन एंजाइम्स पे आए, मतलब आयरन की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो आयरन की स्टोरेज करते हैं, ट्रांसफेरिन एंड फेरेटिन। अब हम वो एंजाइम्स पढ़ेंगे जो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अभी तक हम सारे कौन से एंजाइम किए, सारे डिस्कस जिनमें कहीं ना कहीं एक्टिव साइट में आयरन ही प्रेजेंट था। यही देखा ना, सब में हमारे पास आयरन ही प्रेजेंट था, है ना। उसके साथ हो सकते कुछ और, जैसे नाइट्रोजनेज में मॉलिब्डेनम प्रेजेंट था, और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में आयरन के साथ साथ कॉपर प्रेजेंट था, है ना। बट एक्टिव साइट में ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम दे हैव आयरन। नाउ वी विल स्टडी दोस प्रोटीन्स व्हिच आर हैविंग कॉपर इन देयर एक्टिव साइट, ठीक है। तो लिखो कॉपर प्रोटीन्स, हेडिंग डालो कॉपर प्रोटीन्स। तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कॉपर प्रोटीन्स, एक एक टाइप हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिख लो टाइप 1 कॉपर प्रोटीन्स, इनको बोलते, इनका नाम ही ऐसे है, टाइप 1 कॉपर प्रोटीन्स, ठीक है। टाइप 1 कॉपर प्रोटीन्स, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा वो ऐसे पूछेंगे, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टाइप 1 कॉपर प्रोटीन, ठीक है। तो जो मैं टाइप 1 में लिखवा रही हूँ, ऐसे नहीं करना कि 4 टाइप्स हैं, कोई भी रैंडमली किसी भी टाइप में डाल दो, ठीक है। जो मैं लिखवाऊंगी स्ट्रक्चर टाइप 1 का, हमेशा टाइप 1 ही रहेगा, ठीक है। these are also called as blue copper proteins. These are also called as blue copper proteins. Function: electron transfer. Their function is electron transfer in photosynthesis. Electron transfer in photosynthesis. Hence, they are also called as redox proteins. ठीक है, hence they are also called as redox proteins. Example: plastocyanins, stellocyanins and azurin. हीमोसाइनिन में एक्टिव साइट में क्या था, आयरन, कॉपर। तो जहां पे भी साइनिन आता है पीछे, उसका मतलब कॉपर, ठीक है। जहां पे भी जिस भी प्रोटीन के पीछे साइनिन आएगा, उसका मतलब उसकी एक्टिव साइट पे कॉपर प्रेजेंट है, ठीक है। एक्टिव साइट लिखो इसकी, एक्टिव साइट कंटेन्स कॉपर। लिखो स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टोसाइनिन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टोसाइनिन।
These are also called as redox proteins, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम कर रहे हैं तो इनको redox proteins भी बोल सकते हैं. एक्टिव साइट में हम मेंशन नहीं कर सकते +2 है या +3 है, वो पता है ना क्यों? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम है, तो रिड्यूस्ड फॉर्म होगी, एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगी. ठीक है. क्लियर हुआ सबने? रिड्यूस्ड फॉर्म में कॉपर किसमें प्रेजेंट है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? फुली फिल्ड D10. कॉपर की क्या होती है? D10 4s1 +1 में D10 सिस्टम हो जाएगा, फुली फिल्ड है, कोई ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पॉसिबल नहीं है. इस वजह से कंपाउंड कैसा हो जाएगा? कलरलेस, है ना. और साथ के साथ इसमें हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक भी हो जाएगा, ESR इनएक्टिव भी हो जाएगा. कॉपर +2 सिस्टम में हमारे पास D9 है, ऊपर स्पेस वेकेंट है EG के अंदर, तो ट्रांजिशंस पॉसिबल है. ठीक है. अब जो कलर आता है ब्लू कलर, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ D2D ट्रांजिशन. एक्चुअली इसमें कलर किसकी वजह, ऐसा नहीं इसमें DD ट्रांजिशन नहीं हो सकती, DD ट्रांजिशन भी होती है, पर साथ के साथ इसमें LMCT भी होता है. LMCT मैंने कल बताया था ना क्या होती है? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर. तो इसमें क्या होता है, जो सल्फर सिस्टीन का है, दिस इज योर लिगेंड एंड दिस इज मेटल, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा. ठीक है. दैट इज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर. अब मैंने क्या बोला? DD ट्रांजिशन इज आल्सो पॉसिबल, LMCT इज पॉसिबल, दोनों हो रही है, पर ब्लू कलर किसकी वजह से है? LMCT. उसका रीजन क्या है कि जो आपके पास ट्रांजिशन हो रही है उसमें इंटेंसिटी ऑफ कलर भी मैटर करता है. DD ट्रांजिशन जो कलर देते हैं वो बहुत फेड सा कलर होता है. जो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस जब भी किसी सिस्टम में प्रेजेंट होगी, उससे जो कलर आएगा दैट विल बी वेरी इंटेंस डार्क, तो वो साफ दिखेगा. तो आप हमेशा जहां पे भी किसी सिस्टम में दोनों चीजें पॉसिबल हो रही है, DD भी और LMCT भी, तो कलर हमेशा किस वजह से आएगा? LMCT की वजह से. ठीक है. सो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आप इसके बाद लिखोगे, ब्लू कलर इज ड्यू टू LMCT. ब्लू कलर इज ड्यू टू LMCT. और LMCT का मेंशन करना है, इट अकर्स फ्रॉम सल्फर ऑफ सिस्टीन टू कॉपर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. Blue color is due to ligand to metal charge transfer. It occurs from sulfur of cysteine. It occurs from sulfur of cysteine to copper +2. ठीक है. एंड यहाँ मैंने एक और चीज लिखी है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंड डिस्टॉर्टेड. उसका मतलब पता है ना, कल जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बताया था, जो सिमेट्रिकली फिल्ड होगा वो परफेक्ट स्ट्रक्चर्स होंगे, और जो अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो, चाहे T2G हो चाहे EG हो, उसमें हमेशा डिस्टॉर्टेड सिस्टम बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट कल करें. ठीक है. इसके बाद हम प्लास्टोसाइनेट डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास टाइप 2 स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. और मुझे डाउट्स बताओ है कोई? पीजी में जाने के बाद क्या करते हो? हैं? सोते मैम ये, हाँ जी गुरप्रीत. हाँ जी. मैम ये LMCT यहाँ से क्लियर करना प्लीज. S16 जो कॉपर 3 में चेंज हो रहा है.
एक सेकेंड, आपको हमने कल क्लास में गुरप्रीत डिस्कस किया था कि लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, वो समझ आ गया था कल क्लास में? गुरप्रीत बताओ, वरना मैं एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा। ठीक है मैम, यहीं से बता दो, वो तो क्लियर था। अच्छा, तो मतलब कल हमने क्या था ना, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर का मतलब ये होता है बेसिकली जब लीगेंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, मेटल की ऑर्बिटल्स में। तो लीगेंड हमारा कौन सा है यहाँ पे, सल्फर, ठीक है। तो सल्फर के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जा रहे हैं, कॉपर के पास। कॉपर +2 में प्रेजेंट है तो उसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी, है ना, इस तरह से। ये D9 सिस्टम हो गया ना, तो यहाँ एक स्पेस बची है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो सल्फर लूज करेगा वो कहाँ जाएगा, कॉपर के वेकेंट ऑर्बिटल में। तो इसलिए हमने बोला इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जा रहा है ना, सल्फर से कॉपर में। तो एक एटम से दूसरे एटम का मतलब क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। और कहाँ से हो रहा है, लीगेंड से मेटल में जा रहा है। गुरप्रीत क्लियर हो गया? ठीक है मैम, थैंक यू। और कोई डाउट है मैम? हाँ जी शुभम। मैम असाइनमेंट का ना 17 क्वेश्चन देखना। मेरे पास अभी असाइनमेंट प्रेजेंटली है नहीं है, तो फिर आप यार ऐसे करो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है, फिर मैं देख के आपको बता दूँ। क्वेश्चन क्या है वैसे? मैम ऑक्सी हिमोसाइनिन होता नहीं है जिसके अंदर एक्टिव साइट कॉपर प्रेजेंट होती है मैम, हाँ जी। उसके अंदर ना मैम आपने कॉपर पॉजिटिव लिखवाया हुआ है, मतलब 2 कॉपर पॉजिटिव है, उसके साथ 6 बॉन्ड अटैच होते हैं मैम। लेकिन ना उसके अंदर जो 17 के अंदर ना वहाँ ले रखा है कॉपर 2 पॉजिटिव है और 6 बॉन्डिंग है मैम। कॉपर कल 2 मैंने कॉपर पॉजिटिव प्लस, एक सेकंड, नोटबुक्स में देखो, ऑक्सी हिमोसाइनिन के केस में कॉपर +1 लिखा है या 2 लिखा है? 2 आएगा वहां पे, +2 लिखा है। ऑक्सी हिमोसाइनिन का देखो +2। आई थिंक मैंने +1 लिखवा दिया था शायद गलती से, पहले इसको रब करके हाँ +2 जी मैम, +1 लिखवाया था मैम आपने। डीऑक्सी हिमोसाइनिन का +1 होगा, ऑक्सी हिमोसाइनिन का +2 होगा, ठीक है। ठीक ऐसे ही लिखा है सबने, तो क्वेश्चन में भी यही है ना शुभम? ये मैम मैंने +1 लिखा हुआ था ना, आपने बाद में +1 लिखवा दिया था वहां पर। अच्छा ऐसे कर लो, नोटबुक में जो आपका डीऑक्सी हिमोसाइनिन है दैट इज +1 एंड जो ऑक्सी है वो +2 है कॉपर में, ठीक है। यस मैम। और कोई डाउट है? नो मैम, बाकी हो गए। ओके, आप क्या बोल रहे थे? किया नहीं हो, नहीं किया पक्का? लिख लो फटाफट से। लिखो। क्या हुआ, जब बातें करते हो ना साथ साथ में मेरे को सुननी चाहिए, ठीक है। कर रहा था ना कोई बात, स्प्रिंग तो हो रही थी। ये हो गया सल्फर सिस्टीन, तो आयरन कितने हो गए हमारे पास टोटल 4, ठीक है, और सल्फर एटम 4। इसकी लिखो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। इसमें ना ऑलरेडी हमारे पास क्या होगा, 2 आयरन एटम +2 में होंगे और 2 आयरन एटम +3 में होंगे। ये पहले से ही इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऐसी है, तो जब आप इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म बनाओगे तो क्या हो जाएगा, हाँ एक हमारे पास +3 रह जाएगा, इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म भी लिख लो। 3 आयरन +2 में हो जाएंगे और 1 आयरन 3 में रहेगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक सल्फर प्रेजेंट इन Fe4S4 विल बी, कुछ नहीं देखना आपने, फॉर्मूला ही देखना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो है ये इनऑर्गेनिक सल्फर ही बताता है नंबर, ठीक है। इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इनऑर्गेनिक सल्फर प्रेजेंट इन Fe2S2 Fe तीनों आए थे, Fe2S2 Fe3S4 और Fe4S4 में कितने कितने हैं।
2, 4 एंड 4, ये हो जाएगा ना आंसर। ठीक है, तो अब घर पे क्या करना है, इसकी एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करोगे तो देखना है डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। इसको देख के पता लग रहा है वैसे क्या होगा, डायमैग्नेटिक। इन दोनों की स्पिन आपस में कैंसिल करेगी और इन दोनों की स्पिन भी आपस में कैंसिल करेगी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पैरामैग्नेटिक। पर स्पिन आप चेक करोगे कि कितने स्पिन की वजह से पैरामैग्नेटिक आएगा। ठीक है, कर लिया सबने, ऑनलाइन सबने कर लिया ड्रॉ। यस मैम। ठीक है, चलो आई एम एंडिंग द क्लास। ओके।